हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो कीजिएगा लाइक। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है, मीन्स सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है खाद्य पदार्थ को। ऑप्शन फर्स्ट है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सेकंड है अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन थर्ड है सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन फोर्थ है कॉपर सल्फेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट सोडियम बेंजोएट। याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट का उपयोग हम खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। यदि यहाँ पर सोडियम बेंजोएट ना होता तो सोडियम क्लोराइड होता। हम अचार वगैरह में नमक क्यों डालते हैं? नमक मसाले का उपयोग हम इसीलिए तो करते हैं ताकि अचार खराब ना हो। तो यदि सोडियम बेंजोएट ना होता तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता सोडियम क्लोराइड। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। ऑप्शन फर्स्ट है एनाकोंडा, ऑप्शन सेकंड है बोआ, ऑप्शन थर्ड है जालीदार अजगर और ऑप्शन फोर्थ है वाइपर। तो याद रखिएगा, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प का नाम है जालीदार अजगर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? जब भी क्वेश्चन में नहीं है दिया रहता है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चरण है दिया है या फिर नहीं है दिया है। ऑप्शन फर्स्ट है समाधान का प्रयास करना, ऑप्शन सेकेंड है निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन थर्ड है अवलोकन और ऑप्शन फोर्थ है स्थिति की कल्पना करना। तो देखिए, समस्या का हम समाधान करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम एक्टिव हैं। निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालने, जब निष्कर्ष कब निकालेंगे? जब हम उसके बारे में सोचेंगे। और फोर्थ है देखिए स्थिति की कल्पना करना, कल्पना करना, तभी हम एक्टिव है। लेकिन देखिए यहाँ पर अवलोकन, तो अवलोकन देखना और अवलोकन करना, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड अवलोकन ही यहाँ पर एक ऐसा है जो समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हरि कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, मीन्स सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधि होगी? ऑप्शन फर्स्ट है गतिविधि आधारित शिक्षण, ऑप्शन सेकंड है उदाहरण देना, ऑप्शन थर्ड है प्रदर्शन और ऑप्शन फोर्थ है चर्चा। देखिए, जहां भी बच्चा एक्टिव है, जब वो किसी भी हम गतिविधि में उसको जब जोड़ देते हैं तो वो ऑप्शन हमेशा राइट होता है। तो जब भी हमें घूर्णन गति सर्कुलर मोशन को बच्चे को सिखाना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयोग करेंगे। हम पहिए को घुमाकर भी दिखा सकते हैं, घड़ी की सुई का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा गतिविधि आधारित शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो स्तंभ ए और स्तंभ बी दिए गए हैं, हमें इनको मैच करना है। देखिए, स्तंभ ए और स्तंभ बी, स्तंभ ए में है वृक्ष वितान, अपघटक, ह्यूमस और शाही, और स्तंभ बी में है पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक, एक जंगली जंतु, सूक्ष्म जीव और बड़े वृक्ष की शाखाएं। तो देखिए दोस्तों, वृक्ष वितान फर्स्ट में है वृक्ष वितान। तो वृक्ष वितान हम किसे कहते हैं? देखिए, इस तरह से क्या रहता है, इस तरह से ये बड़े वृक्ष का तना है और उसके ऊपर मतलब एक छत जैसा होता है ना, बड़े वृक्ष की शाखाएं होती हैं या फिर वृक्ष के पत्ते होते हैं। तो इस तरह की जो संरचना होती है छत के समान, इसे ही कहा जाता है वृक्ष वितान। फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ। और अपघटक क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। ह्यूमस जो होता है वो पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक होते हैं। शाही एक जंगली जंतु है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा, पहला का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि जो सीजन में चेंजेस आते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ये क्यों होता है? ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ऑप्शन फर्स्ट है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, ऑप्शन दूसरा है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है, ऑप्शन तीसरा है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समानांतर है, और ऑप्शन चौथा है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट
पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, इसी के कारण मौसम परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है यह लोगों को स्वस्थ रखता है, ऑप्शन सेकेंड है यह भूख बढ़ाता है, ऑप्शन थर्ड है यह खुशियां लाता है, और ऑप्शन फोर्थ है यह एक आसान व्यायाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लोगों को स्वस्थ रखता है। देखिए ऐसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और याद रखिएगा योग दिवस हम कब मनाते हैं, 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से संबंधित है तो राइबोसोम किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है वसा, ऑप्शन सेकंड है प्रोटीन, ऑप्शन थर्ड है विटामिन, और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही एटीपी का निर्माण होता है। देखिए तो यहाँ राइबोसोम किससे संबंधित है? राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, मीन्स प्रोटीन का निर्माण करता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है राइबोसोम की। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जिस प्रकार हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, उसी प्रकार राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि राइबोसोम के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? ऑप्शन फर्स्ट है मैग्नीशियम, ऑप्शन सेकेंड है जस्ता, ऑप्शन थर्ड है एल्यूमिनियम, और ऑप्शन फोर्थ है सोडियम। तो आप सभी को पता ही होगा कि सोडियम जो है हवा में यदि उसे खुला छोड़ दे तो वह जलने लगेगी। यही रीजन है कि हम उसे केरोसिन, मिट्टी के तेल के अंदर डुबा कर रखते हैं। और याद रखिएगा जो ग्रुप 1 के तत्व होते हैं उन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से ग्रुप के तत्व हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है पेशीय बल, ऑप्शन सेकंड है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन थर्ड है चुंबकीय बल, और ऑप्शन फोर्थ है ए व बी दोनों। देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? संपर्क बल हम उसे कहेंगे जब हम किसी वस्तु के संपर्क मतलब छूकर, जैसे कि पेशीय बल हो गया। पेशीय बल में हम क्या करेंगे, जैसे कि हम दीवार को धक्का दे रहे हैं या फिर गाड़ी को धक्का दे रहे हैं तो हमारी पेशियां क्या कर रही हैं, हमारी पेशियों के द्वारा बल लगाया जा रहा है तो यह पेशीय बल होगा। या फिर हम बाल्टी को उठा रहे हैं, बाल्टी उठाने में, दीवार को धक्का देने में, गाड़ी को धक्का देने में पेशीय बल है क्योंकि हमारी पेशियों के द्वारा बल लगाया जा रहा है। तो यह क्या है, संपर्क बल का उदाहरण है। सेकेंड है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं हम सभी को पता है। गुरुत्वाकर्षण बल वह होता है पृथ्वी अपनी ओर सभी वस्तुओं को जिस बल से खींचती है वही बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। जब हम किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, पृथ्वी से दूर फेंकते हैं, तो क्या होता है, वो वस्तु पुनः पृथ्वी की ओर एक बल के द्वारा खींची चली आती है। इसी बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल दोनों ही क्या है, दोनों ही नॉन कॉन्टैक्ट मीन्स असंपर्क बल के उदाहरण है। और यहाँ पर देखिए पेशीय बल, पेशीय बल जो है संपर्क बल का उदाहरण है। ऑप्शन फोर्थ में ए व बी दोनों, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए था बी व सी दोनों। दोस्तों यह 2018 का क्वेश्चन पेपर है, आंसर में देना चाहिए था ऑप्शन डी में बी व सी, लेकिन दिया गया था ए व बी। दोस्तों कभी कभी एक आध क्वेश्चन ऐसे हो जाता है जिनकी बाद में पुष्टि कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? ऑप्शन फर्स्ट है हाइड्रोजन, ऑप्शन सेकेंड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड है सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑप्शन फोर्थ है ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट हाइड्रोजन। और याद रखिएगा दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं और इन्हीं के कारण जो संगमरमर की इमारतें होती हैं वे पीली पड़ जाती हैं। जैसे कि ताजमहल का पीला पड़ जाना अम्लीय वर्षा के कारण ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है उपचायी कारक, ऑप्शन सेकेंड है प्रति अम्ल, ऑप्शन थर्ड है
किण्वन कारक और ऑप्शन फोर्थ है ऑक्सी कारक। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम करते हैं एंटी एजेंट के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में। दोस्तों इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। जब गैस बन जाती है तो हम इनो का यूज करते हैं, वह इनो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। यह एक एंटी एजेंट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन फर्स्ट है एड्रेनलिन, ऑप्शन सेकेंड है इंसुलिन, ऑप्शन थर्ड है थाइमोसिन और ऑप्शन फोर्थ है थायरॉक्सिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इंसुलिन। इंसुलिन नामक हार्मोन के द्वारा ही मधुमेह रोग का नियंत्रण किया जाता है। मधुमेह रोग में क्या होता है, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनका ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, ऊपर बढ़ जाता है। तब इंसुलिन नामक जो हार्मोन होता है वह ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। और इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है दोस्तों पैंक्रियाज मीन्स अग्नाशय से। अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है जो ग्लूकोज के स्तर को कम कर देता है। और अग्नाशय के अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है जो ग्लूकोज के लेवल को ऊपर कर देता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अग्नाशय से ही ग्लूकागोन का भी स्त्राव होता है और इंसुलिन का भी स्त्राव होता है। इंसुलिन का कार्य क्या होता है? हमारी बॉडी में ग्लूकोज के स्तर को कम करना। और ग्लूकागोन का कार्य क्या होता है? हमारे बॉडी में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाना। और दोनों का स्त्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से ही होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? ऑप्शन फर्स्ट है विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, ऑप्शन सेकेंड है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, ऑप्शन थर्ड है अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना, और ऑप्शन फोर्थ है विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? देखिए गुण नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है अधिक सीखने की उत्सुकता, ये भी है। ऑप्शन सेकेंड है समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, ये भी है। ऑप्शन थर्ड है कठिन कार्य और ऑप्शन फोर्थ है खुला मस्तिष्क। के मस्तिष्क को खुला रखना, ये भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड कठिन कार्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक होने के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना, ऑप्शन सेकेंड है शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना, ऑप्शन थर्ड है अवधारणाओं में संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों को कराना, और ऑप्शन फोर्थ है शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। तो देखिए हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर भी अवसर एक्टिविटी दिख जाए, गतिविधि दिख जाए, वो वाला ऑप्शन हमेशा राइट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा, अवधारणाओं में संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों को कराना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए, ऑप्शन सेकेंड है शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए, ऑप्शन थर्ड है शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, या फिर ऑप्शन फोर्थ है मेले का आनंद उठाने के लिए। तो दोस्तों विज्ञान मेले का आयोजन करने का ओनली यही उद्देश्य होता है कि शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर हम मूल्यांकन कर सकें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट है यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, ऑप्शन सेकेंड है यह निदानात्मक है, ऑप्शन थर्ड है यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है, और ऑप्शन फोर्थ है यह लेना आसान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यह निदानात्मक है। जब भी दोस्तों विज्ञान में रचनात्मक आकलन की बात की जाती है तो यह निदानात्मक से संबंधित होता है।
निदानात्मक का मतलब होता है समस्या का सही पहचान करना। जब तक हम समस्या का पहचान नहीं करेंगे, समस्या को पहचानेंगे ही नहीं, तो हम उसका उपचार, उसका हल कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है समस्या की पहचान करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। 19 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान के चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। ऑप्शन फर्स्ट है पुरी, ऑप्शन सेकेंड है मुंबई, ऑप्शन थर्ड है गोवा और ऑप्शन फोर्थ है पोरबंदर। तो देखिए जो इंडिया है इसमें देखिए इधर वाला जो भाग होता है वह पूर्वी भाग होता है और इधर वाला जो भाग होता है वह पश्चिमी घाट होता है, पश्चिमी वाला भाग होता है। और पूर्वी घाट में क्या होता है, बंगाल की खाड़ी है। इसी कारण चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना पूर्वी घाट में होती है और मुंबई, गोवा और पोरबंदर पश्चिमी इलाके में आते हैं। और जो पूर्वी वाला भाग है उसमें देखिए पुरी, भुवनेश्वर हो गया, तो पुरी, भुवनेश्वर सब में चक्रवात के आने की संभावना अधिक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पुरी। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेड डाटा बुक खाली स्थान का रिकॉर्ड रखती है। ऑप्शन फर्स्ट है विलुप्त प्रजातियों, ऑप्शन सेकेंड है वनस्पति, ऑप्शन थर्ड है पशु वर्ग और ऑप्शन फोर्थ है संकटापन्न प्रजातियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, संकटापन्न प्रजातियों। दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, रेड डाटा बुक, रेड खतरे की निशानी होती है, लाल रंग क्या होता है, खतरे की निशानी होती है, मीन्स संकट की निशानी होती है। तो रेड डाटा बुक में संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इस प्रकार आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।